ये दिवाली समृद्धि वाली, और अगर समृद्धि की बात हो तो वेल्थ क्रिएशन एक बहुत बड़ा हिस्सा। वेल्थ क्रिएशन की बड़ी थीम समझाने के लिए दिवाली के खास मौके पर इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी जुड़े हैं। मनीष जी के पास शेयर बाजार में कई दशकों का अनुभव है। ये देश के सबसे सम्मानित फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और निवेशकों में से एक हैं। मनीष जी अभी इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर और कई लिस्टेड कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। 2006 से 2011 तक ये इनाम सिक्योरिटीज़ के सीईओ रहे हैं। 2014 से 2016 तक टीपीजी ग्रोथ के चेयरमैन रहे हैं। मनीष जी ने सेबी की कई कमेटियों में सलाहकार की भी भूमिका निभाई है और दुनिया के कई दिग्गज बिजनेस स्कूलों में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। और जो इनका लास्ट इंटरव्यू मैंने किया था वो आपको याद ही होगा, वो मैंने फ्लेम यूनिवर्सिटी के उस शानदार कैंपस से किया था। तो वहाँ से लेके अब तक मनीष जी ने अपनी हेल्थ में भी काफ़ी काम किया। आप थोड़े से मुझे उस समय से पतले नजर आ रहे हैं मनीष जी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। दैट इज द बेस्ट न्यूज़ अगर आपको लग रहा है तो। नहीं, बिल्कुल लग रहा है। और वैसे कैसा फील कर रहे हैं इस दिवाली पर, क्योंकि आपका व्यू तो खैर काफ़ी पॉजिटिव था और आपने तो एक सीधा एक सेंचुरी का व्यू लिया हुआ है, खैर मुझे पता है। लेकिन अगले 5-6 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन इक्विटीज़ के थ्रू कैसे होगी? सो अनुज, जैसे हम फ्लेम में बात कर रहे थे कि इंडिया का एक दौर चल रहा है जब एक देश एकदम लीडरशिप की पोजीशन में आता है। जैसे पिछले दशक में राइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स देखे, फिर पिछले 30-35 सालों में राइज ऑफ चाइना देखे, तो वो एक ऐसा दौर है जो प्राइम मिनिस्टर को अमृतकाल का जैसे उन्होंने नाम दिया है, वो जेन्युइनली ग्राउंड पे लगता है कि आप देशवासियों को देखें, अगर कोई भी क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में हो या बिजनेस में हो, सब जगह ये अपराइजिंग ऑफ इंडिया देखने मिल रहा है। और जैसे आपने काफ़ी कंपनियों के भी जिक्र किया जहाँ पे मैं बोर्ड्स में हूँ, तो जो एंथुजियाज़म है कि देश में अब डिमांड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करनी चाहिए, और जो वातावरण बना है अलग अलग स्टेट्स में भी। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूँ, अगर मैं कहूँ कि कोई एक्सपेंशन हो रहा है ओडिशा में, आप सोचेंगे ये तो ईस्ट में है, बैकवर्ड स्टेट है, पर जो काम वहाँ हो रहा है इज़ इनक्रेडिबल। पहले सुनने में आता था कि गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे थे इन्वेस्टमेंट। अब यूपी का तो खैर स्टोरी इज़ वेरी वेल नोन। उत्तराखंड में मैं था रिसेंटली, वहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है। ओडिशा में हम लोग ने कोई कैपिटल प्लान्स क्लियर किए हैं कंपनियों में। तो दिस इज़ एक्चुअली गेटिंग वाइड स्प्रेड, और ये दौर चलेगा, काफ़ी सालों तक चलेगा ये दौर चलेगा। मुझे इससे ना वो एक चीज़ याद आती है। एक जब बीच में एक बेरिश फेज आया था तो मैंने एक पढ़ा था कि बुल्स ने बेयर से कहा था कि कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त चल रहा है, हमारा दौर आएगा। क्या बात आपने ऐसे बोला ना कि अभी इंडिया का दौर चल रहा है। क्या बात तो ये इंडिया का दौर, थैंक यू। तो इंडिया का दौर जो चल रहा है उसके प्रिंसिपल रीज़न तो आपने खैर बताए, लेकिन यहाँ से ये क्या इक्विटी रिटर्न्स में तब्दील होगा उसी हिसाब से? वो सही, आपका प्रश्न एकदम सही है कि जब इक्विटी में दो चीज़ रहते हैं कि अर्निंग्स क्या आ रही है, और दूसरा उस अर्निंग पे आप क्या पेमेंट दे रहे हैं मल्टीपल के दौर में। और वो मल्टीपल डिपेंड होता है आपके मूड पे, कि अगर आप एकदम डिप्रेशन में हो तो उसी अर्निंग को आप मल्टीपल नहीं देते हैं, और बहुत यूफोरिया में होते हैं तो आप एकदम विजनरी होकर 10-15 साल आगों का मल्टीपल दे देते हैं। और वो रोटेशन में जो चल रहा है इस बुल मार्केट में, जैसे आपने देखा पहले लार्ज कैप में लीडरशिप हुई, फिर पिछले साल में मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने कैचअप की। अब ये धारणा सबकी है कि अगले साल वापस लीडरशिप विल गो बैक टू लार्ज कैप्स। और इसमें जो सेक्टर रोटेशन भी चल रहा है कि पिछले साल में रियल एस्टेट हो या कैपिटल गुड्स हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो गाड़ी वाले हैं या कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो मेकर हैं, उनमें उछाल देखने लगा। अब हो सकता है ये वापस दूसरे सेक्टर की तरफ, जैसे बैंकिंग लास्ट ईयर हैज़ नॉट रियली पार्टिसिपेटेड, वहाँ पे बुल विल गो। तो ये एक सीढ़ी चढ़ के ये बुल मार्केट ऐसे प्रोग्रेस करेगा। आपका भी ये व्यू है क्या कि अब यहाँ से लार्ज कैप्स का टाइम आ गया है एक बार के लिए? सी, एवरीथिंग अल्टीमेटली इज़ इन द प्राइस। और मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जो फॉरेनर्स हैं, और पिछले साल में ऑलमोस्ट 20-25 बिलियन उन्होंने बेचा। तो 2020-21 में उन्होंने 20-25 बिलियन डाले, फिर उसके अगले साल में 20-25 बिलियन निकाले, और उसके बाद वापस 20-25 डाले, और अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वापस निकाल रहे हैं। एंड कॉमन सेंटेंस आता है कि इंडिया में वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। मैं बोला भैया हमारा लार्जेस्ट सेक्टर है, मैं आपको समझाता हूँ कि 30% करीब बैंकिंग सेक्टर है, और उसमें एक पूरा बुफे आपको प्रेजेंट करता हूँ कि 5 के मल्टीपल पे कनारा बैंक है, 6 के मल्टीपल पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, 7 के मल्टीपल पे पंजाब नेशनल बैंक है, 8 के मल्टीपल पे SBI है, 11 पे एक्सिस बैंक है या इंडसइंड बैंक है,
और 14-15 में आपको HDFC बैंक मिल जाए या ICICI बैंक मिल जाए, तो अगर इसको आप महंगा गिनेंगे तो आप रह जाएंगे पीछे। तो पूरा लाइक आई सेड बुफे टेबल है, एंड इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू प्ले। वैल्यूएशन वाइज आई थिंक लार्ज कैप में सेफ्टी है, मिड कैप में काफ़ी उछाल आ गया है, और जो आगे के डिस्काउंटिंग है वो एग्जीक्यूशन रिस्क भी है, कुछ भी थोड़ा भी सेटबैक हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ कम लगता है। लार्ज कैप्स में डेफिनेटली देयर इज़ बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था मनीष जी, उस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा क्योंकि आप इन चीज़ों को काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, कि चाइना में इस समय काफ़ी FDI पुल आउट हो रही है, और अब इंडिया में काफ़ी FDI शायद आएगी, लेकिन इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि अब हमारे पास जो फ्लोज आएंगे वो ज़्यादा FDI के होंगे बजाय के FPI के। तो इसका एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव व्यू भले ही हो, लेकिन इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये थीसिस प्ले आउट हुआ तो? अनुज जी, एक्चुअली जो तीनों फ्लो है, FDI, FPI इन इक्विटी एंड इन डेट, तीनों को अगर आप प्रोजेक्ट करें आगे, एंड आई एम गिविंग अ वेरी बैलेंस्ड एंड रीजनेबल थॉट टू इट। पहले मैं FI इन इक्विटी की बात करता हूँ कि आज हमारे MSCI में करीब, अपने देश में करीब 3-3.5% GDP शेयर है, मगर MSCI वेटेज इज़ 1.6 या 1.7। उसमें चाइना और कोरिया दोनों को इट्स इमिनेंट कि वो निकले उससे, और इंडिया की वेटेज बढ़ेगी। तो इस टाइम अगर अगले साल हम मिलें, इट इज़ वेरी लाइकली कि इंडिया का वेटेज ही दुगना हो गया होगा MSCI इंडेक्स पे। एंड FII जो कि निकले हैं इस साल, जब इंटरेस्ट रेट बढ़े, वो पैसा वापस घूम के 20-25 बिलियन आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। फिर जो बॉन्ड इंडेक्स में अब तक तो खाली JP मॉर्गन इंडेक्स में आए हैं, ब्लूमबर्ग इंडेक्स, बार्कलेज इंडेक्स सब में आएंगे, तो डेट फ्लो भी जो 30-40 बिलियन आने के आसार हैं। और FDI में अगर यही एक बड़ा देश बचा है जहाँ पे कि ग्रोथ है, अगर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फॉरेनर को भी दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत डिमांड है, कंज्यूमरिज्म इज़ ग्रोइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ग्रोइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भयंकर पैसा यहाँ आएगा। तो अगर ये तीनों चीज़ आप जोड़ें अगले साल पोस्ट इलेक्शन, आई एम नॉट सेइंग प्री इलेक्शन, एक बार मैदान क्लियर लगे सबको, 100 बिलियन तक बाहर से पैसा आना चालू होगा इंडिया में। और ये एक्चुअली इट्स अ मल्टी ईयर फिनोमेना कि 100 बिलियन आए तो रुपया भी जो घटते रहता है हर साल, आई थिंक वो फेज़ भी अपने पीछे छोड़ के ये मार्केट में बहुत मोमेंटम आएगी। तो खाली इलेक्शन का जो अनसर्टेनिटी है लोगों को, कि स्टॉक मार्केट हैज़ ऑफ कोर्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि देयर विल बी कंटिन्यूटी, पॉलिसी कंटिन्यूटी, चाहे जो भी आए, आई थिंक दैट इज देयर बैक ऑफ द माइंड। और डॉलर रुपये पर खैर आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू रहा ही है वैसे। सो दैट आई एम वेरी होपफुल कि अपने लाइफ टाइम में आई विल सी रुपी गोइंग बैक टू जो मेरे स्टूडेंट डेज में था, कि 20 में डॉलर होता था, या व्हाई शुड इट बी 80-85, एंड UK पाउंड तो खत्म हो गया हमारा, कुछ खत्म नहीं होता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड टिल चाइना टुक ओवर वाज जर्मनी विद द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। व्हेन यू हैव क्वालिटी, आप मर्सिडीज को नहीं कहते हो कि मुझे सस्ते भाव में गाड़ी बेचो, चाइनीज़ कुछ भी कर ले उसकी गाड़ी आप सस्ते में लेते हो। तो अपने डिग्रेड करते रहते हैं, और अपना मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट करके, जैसे तेल हम इंपोर्ट करते हैं, रिफाइन करके यहाँ से भेजते हैं, डायमंड बाहर से मंगा के रिफाइन करके भेजते हैं। टेक्सटाइल में अब जब FTA और सब साइन होंगे, उसमें भी वी हैव अ बिग एडवांटेज। किसी को पाकिस्तान से तो माल लेना नहीं है, टर्की से माल लेना नहीं है, बांग्लादेश हैज सर्टेन बेनिफिट्स, उसमें टेक्सटाइल में बहुत उछाल आएगा। EMS जो अब इंडिया में बन रहा है यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। तो आई डोंट थिंक दिस रुपी डेप्रिसिएशन इज द वे टू बी कॉम्पिटिटिव इन एक्सपोर्ट्स। एक दिन मैं आपकी और लता मैम के साथ बैठ के एक शो करूंगा जिसमें मैं दोनों व्यूज लूंगा। जरूर, ठीक है ना? तो क्योंकि ये तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन जाएगा। 30 साल से आपने ट्राई कर लिया डेप्रिसिएट कर करके कुछ नहीं हुआ। सो एक बार 5 साल ये भी ट्राई करिए। चलिए ये भी ट्राई करिए। लेट्स गो फॉर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन चीपर प्राइसेस। ओके मनीष जी, एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है मार्केट में, अब अच्छी हुई है या खराब हुई है आप बताइए, हमारी डिपेंडेंस इन एनी वे FI फ्लोज पे काफ़ी कम हो गई है। मतलब अगर इतने पिछले बार बेचा था FI तो 30-40 रुपये मार्केट में यहाँ ही अब्जॉर्ब हुआ है पूरा। लेकिन उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या ये जो रिटेल का पैसा आ रहा है, ये एक तरीके से ठीक है, अभी तो आ रहा है पैसा, इस पैसे ने करेक्शन नहीं देखी है एक भी, या बेयर मार्केट नहीं देखी है एक भी, क्या ये टिक पाएगा उस करेक्शन में, बेयर मार्केट में? और जिस तरीके की F&O ट्रेडिंग पिकअप हुई है, जो आपने भी काफ़ी रिसर्च की है, उसमें क्या थोड़ा सा रिस्क लग रहा है? नहीं, ये सही बात है, बट अगेन इसको अगर आप कॉन्टेक्चुअलाइज करें कि आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आई एम जस्ट राउंडिंग ऑफ, और 25% सेविंग रेट है, तो $1 ट्रिलियन की सेविंग है इंडिया में। उसमें से आधा पैसा अब रियल एस्टेट में या सोने में लगता है, और 500 बिलियन फाइनेंशियल मार्केट में आता है।
जिसमें बल्क ऑफ इट इज़ इन बैंक डिपॉजिट्स हो या इंश्योरेंस हो, पेंशंस हो। स्टॉक मार्केट में तो 20 बिलियन आ गया तो हम लोग सब उछल रहे हैं। 1 ट्रिलियन सेविंग का 20% यानी कि 2% आया आज पैसा। और वो भी जो आजकल यंगस्टर्स आ रहे हैं कि 2-2 मिलियन अकाउंट खोल रहे हैं, वो खाली चख रहे हैं इसको। एंड एक्चुअली जो वेल्थ क्रिएशन है इंडिया में वो इक्विटी के थ्रू ही होगा। आप कोई डेट में डाल के तो अमीर नहीं बन सकते। और रियल एस्टेट में भी अल्टीमेटली यू हैव टू बाय रियल एस्टेट फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर स्पेकुलेशन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। सो और एंड गोल्ड इज इन अ वे इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट। तो एज देश फाइनेंशियलाइज होगा, ये पैसा का एक्चुअली जो फ्लो है ये और बढ़ेगा। और आज भी जो लोग आए हैं मार्केट में, दे आर प्लेइंग ऑलमोस्ट विद 5% ऑफ देयर मनी, 10% ऑफ देयर मनी। बिल्कुल। इसलिए जो देखने में जो ज़्यादा डरावनी चीज़ मेरे लिए है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में। ये मैं आई वॉज क्वाइट स्टैगर्ड कि वाइल द एक्चुअल वैल्यू में बी वेरी लो ऑफ ऑप्शंस इन एग्रीगेट टर्म्स, बट जो नोशनल आउटस्टैंडिंग वैल्यू है इंडेक्स फ्यूचर, आई डोंट नो आप अनुमान लगा पाएंगे क्या, अगर 4 ट्रिलियन से कम आज हमारा मार्केट कैप है, इंडेक्स ऑप्शन टुडे इज ऑलमोस्ट $5.5 ट्रिलियन नोशनल वैल्यू। तो ये जो उछाल देखने में आ रहा है इज एक्चुअली रिटेल HNI इज कीपिंग द मार्केट अप एंड FII हैव बीन सेलिंग एंड इन इंडेक्स फ्यूचर्स और इन ऑप्शन लार्जली उनका शॉर्ट है और लोकल लोगों का एक्चुअली उसमें लॉन्ग है। इसमें भी ये थोड़ा है कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो और उसमें लोगों का नुकसान हो, जैसे सेबी ने भी रिपोर्ट भी पब्लिश की थी कि 90% लोग उसमें खोते हैं, बट इट्स लाइक इन अ फ्री मार्केट यू कैन नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम थिंकिंग आई एम द लकी पर्सन। एग्जैक्टली वो मेरी इनफैक्ट ये बारे में बात भी हो रही थी। अब अगर आपको बंजी जंपिंग करनी है तो करनी है, आप किसी को रोक थोड़ा ना सकते हैं कि भाई आप नहीं कर सकते। 400 टाइम्स का लेवरेज हो गया अब हमारी मार्केट में, जो किसी भी मार्केट में सबसे ज्यादा है। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी हुई है कि सेबी ने जो एक चीज अच्छी की है कि मार्जिन काफी बढ़ा दिए हैं, तो उसकी वजह से शायद उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। और जो ब्रोकरेजेस भी हैं, दे आल्सो रियलाइज कि अगर मेरा क्लाइंट वाइप आउट हो जाए तो क्लाइंट भी वापस नहीं आएगा। तो लुक, दिस इज व्हाट आई कॉल इन अ वे इट इज कैपिटलिज्म, इट इज फ्री मार्केट एंड फॉर एवरी लूजर देयर इज अ विनर, बिकॉज इट्स नॉट अ जीरो सम गेम कि कोई ना कोई जीतेगा भी। एंड वो पैसा फिर रोटेशन में ही आता है, तो आई थिंक वी शुड ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था और इसमें आपने भी खैर काफ़ी रिसर्च की होगी कि अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें तो अभी कुछ नए सेक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा, नए मतलब इन अ सेंस कि जिनको हम पहले इग्नोर करते थे। रियल एस्टेट फॉर एग्जांपल, जो मेरे ख्याल से सबसे लीडिंग सेक्टर रहा है पिछले कुछ सालों का, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आई है। ऑटोज़ में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक आया है कोविड के बाद। यहाँ से आगे बिग सेक्टोरल थीम्स आपके हिसाब से क्या होंगे? अगर आप ऐसे कॉमन सेंस में बैठ के सोचें कि जब प्रोग्रेस स्लो होता है, वी लुक फॉर सेफ्टी, तो उस टाइम हम जाते हैं FMCG में, फार्मास्यूटिकल में, IT में, कि एक्सपोर्टर में जाओ, अपने देश में कुछ नहीं हो रहा है। जब यहाँ तेजी का वातावरण होता है इकोनॉमी में, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल गुड्स में तेजी लगती है, उसमें L&T और सब सारे आ गए उसके अंदर। और जब घर बार को तेजी लगती है, स्पेशली पोस्ट कोविड सबको रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए, एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए, तो रियल एस्टेट में होम इम्प्रूवमेंट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आप वॉशिंग मशीन भी ले रहे हैं, फ्रिज भी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, फ़ोन ले रहे हैं, वो पूरा एक उसका एक कड़ी बन जाता है। तो दिस इज़ इंडिया सेइंग आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। मैं कैपिटल गुड्स लगा के फैक्ट्री लगा रहा हूँ और घर में मैं बड़ा घर ले रहा हूँ, कार ले रहा हूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल ले रहा हूँ। तो ये सिक्लिकल जो अपटर्न है, इसमें जो डेल्टा आता है ये काफ़ी बड़ा आता है। द मार्केट इज शोइंग दैट एंड दोज मल्टीपल्स आर एक्चुअली वेरी एंटिसिपेटिंग लॉट ऑफ ग्रोथ, तो दैट इज़ इन द प्राइस। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आई एम यूजिंग बैंक एज अ प्रॉक्सी, कि अगर आप कैपिटल गुड्स भी करेंगे तो बैंक के पास लोन लेने जाएंगे, और अगर आप घर भी खरीदेंगे हाउसिंग लोन लेने जाएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने जाएंगे, तो ये सारा का कल्मिनेशन अल्टीमेट बीटा बैंकिंग में है। और बैंकिंग हैज़ नेवर बीन इन बेटर शेप। बैंकिंग का आज प्रॉब्लम ये है कि 30% इंडेक्स का वेट जब हो गया था तो सबके पोर्टफोलियो भरे हुए थे बैंकिंग से, और फॉरेनर ने जब देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, उनका फर्स्ट ट्रिगर होता है कि बैंकिंग से निकलो, क्योंकि यू विल स्टार्ट लूजिंग ऑन योर बॉन्ड पोर्टफोलियो, विच इज़ हैपनिंग इन द वेस्ट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जब ये पहला पैसा आएगा फॉरेन का, द बिगेस्ट सेक्टर विच विल सी इनफ्लोज इन माई व्यू विल बी बैंकिंग। ओके,
एक और चीज़ जो पिछले 12 महीने में हुई है कि प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी ने काफ़ी माल बेचा है। राइट। और प्राइवेट इक्विटी के बारे में तो खास तौर से कहते हैं कि सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर, आप तो खुद एक प्राइवेट इक्विटी में रहे हैं, राइट। तो वो क्या एक थोड़ी सी कंसर्न है या वो सिर्फ एक आपको लग रहा है कि नियर टर्म रोटेशनल है। सो जैसे जब मंदी का पीरियड रहता है, जैसे मैंने कहा कि व्हेन यू आर इन लिटिल डिस्पेयर या फ्रस्ट्रेशन की कुछ नहीं हो रहा है, उस टाइम जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें बहुत पैसा कमाई होता है। अगर आप देखें, जब कोविड के डेप्थ में जिसने भी शेयर लिए, बिल्कुल, उसके सबके ऑलमोस्ट 10-10 गुना हो गए। आज जब आप शेयर ले रहे हैं तो हम लोग भी, जैसे वॉरेन बफेट की बहुत अच्छी सेइंग है इंग्लिश में, दैट यू पे अ वेरी हाई प्राइस फॉर अ चियरी कंसेंसस। यानी कि जब सबका मूड अच्छा है तो भाव भी वैसे होंगे। बिल्कुल। तो आपको वो क्षेत्र ढूंढना है जहाँ पे कि मूड ठीक नहीं है। जैसे आपने रियल एस्टेट की एग्जांपल दी, 2007 में जो भाव में डीएलएफ ने आईपीओ किया था, वो 2023 में आके क्रॉस हुआ है। 16 साल निकल गए। तो क्या डेप्थ में 70 रुपये का शेयर था जब नीचे हुआ, आज वो ऑलमोस्ट 7 गुना हुआ वहाँ से। बट अब के मार्केट में देखें तो प्रेस्टीज है या फिनिक्स है या शोभा है या ओब्रॉय है, सबके 52 वीक हाई बन रहे हैं। तो ये एक दौर चल रहा है कि बहुत डीप स्लम्प से ये लोग निकले हैं, एंड इट लुक्स लाइक अ मल्टी ईयर ग्रोथ पीरियड फॉर देम। वैसे आपको जो भी समझ में आए, जो भी सेक्टर, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट जैसे मुझे फाइनेंशियल्स समझ में आते हैं, और अगर कोई बेच के जा रहा है जिसने 5 साल पहले ये शेयर लिए थे, और आज से मुझे 10, 12, 13, 14 पी में अगर शेयर मिल रहे हैं, एंड आई सी 15% ग्रोथ, 20% ग्रोथ है वहाँ पे, आई थिंक देयर इज़ अ केस टू बी मेड फॉर दैट। सो काफ़ी जो ये न्यू एज कंपनीज में जो सेलिंग हुई है, वो थोड़ा डरावना है क्या कि 3-3 बार प्राइवेट इक्विटी 500-500 मिलियन के ब्लॉक बेच के निकल रहे हैं, और रिटेल पब्लिक उसको खरीदी है क्योंकि नैरेटिव बहुत अच्छा है कि टेक्नोलॉजी शेयर हैं। ये सब टेक इनेबल्ड शेयर्स हैं इंडिया में। ओके। एंड आई जस्ट एक्सपैंड लिटिल कि अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जैसे कि एप्पल के पास है या गूगल के पास है या इवन अमेजोन के पास है, इंडिया में आई वुड व्यू दिस एज से अ रिटेलर हु इज़ टेक इनेबल्ड, और उसमें ये जो वैल्यूएशन आज भी हम दे रहे हैं इज आई थिंक अ बिट ओवरडन। ओके। वो जैसे मैं कहता हूँ कि भाव और भावना दोनों आपको अपने फेवर में नहीं मिलेंगे। एब्सोल्युटली। एक पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अच्छा, बुल केस तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए, दिवाली है वैसे बुलिश ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ बेयर केस पे डिस्कस हो जाए। इस समय मार्केट को बड़ा रिस्क क्या है? एक तो इलेक्शन, एब्सोल्युटली, क्या इलेक्शन बड़ा रिस्क है इस समय, और मार्केट कितना प्राइस इन कर चुका है कि करंट गवर्नमेंट विल कम बैक, और अगर नहीं आती हैं तो कितना मार्केट गिर सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली राइट कि आई थिंक 99.9% पीपल हैव अज्यूम्ड कि कंटिन्यूटी रहेगी। सीट ज़्यादा आएंगे, कम आएंगे, बट जो भी रकम से सरकार बनेगी, आई मीन ऑनेस्टली द इन्वेस्टर्स डोंट वरी अबाउट विच गवर्नमेंट, दे वरी अबाउट पॉलिसी कंटिन्यूटी, एंड पॉलिसी हैज़ बीन वेरी फेवरेबल फॉर इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, फैमिलीज। सो वो एक्चुअली इज़ इन द प्राइस। अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, आई थिंक देयर इज़ अ केस फॉर करेक्शन इन द मार्केट, की रीसेट होगा एक्सपेक्टेशन कि अगर दूसरी सरकार आती है या मिली जुली सरकार आती है तो कुछ जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो वापस एक बार आपको पॉज लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरे जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, फरीद ज़करिया हैज़ यूज्ड अ वेरी स्कैरी फ्रेज, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है या ये जो रशिया एंड वेस्ट का वॉर चल रहा है, ही इज़ कॉलिंग इट अ सिविलाइजेशनल वॉर। तो इट इज़ नॉट अ लोकलाइज्ड वॉर कि नहीं, दो खेमों में बट गया है कि दो, जैसे हमने 1990 के बाद वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर, ग्लोबलाइजेशन टुक ओवर, एवरी मार्केट वाज अवेलेबल। वो जब अब टुकड़ों में दुनिया बटेगी, उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स है, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। और कोई, जैसे ये मिडिल ईस्ट में भी जब वॉर चालू हो गया है, तेल के भाव अगर सडनली बढ़ गए, दीज हैव इम्प्लीकेशंस। एंड सी, हम तो जब आप मेडिटेशन या कुछ करेंगे, आप कहते हैं कि ब्राज़ील में भी कुछ होता है तो हमें अफेक्ट होना चाहिए एट अ ह्यूमन लेवल। तो अगर कहीं पे इतना पेन है तो इट कांट बी कि यहाँ पे सेलिब्रेशन चलते रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं इट विल कम एन इम्पैक्ट, सो इट शुड बी बैक ऑफ योर माइंड। आई थिंक सो फार इंडिया अपना गेम एकदम ठीक से खेल रहा है कि दोनों खेमों में भलाई की ओर अपने काम कर रहे हैं, बट ये दिस कैन ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो दो रिस्क हो गए, एक तो आपका ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क और एक आपका इलेक्शन। ग्लोबल जो एक्सीडेंट है, जो दे हैव इम्प्लीकेशंस इन व्हाट वे कि या तो आपके तेल के भाव बढ़ते हैं या आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या मनी टाइट हो जाता है। दीज हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट, बट
इट्स अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, क्योंकि जो आपके देश की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमी है, आई थिंक दैट विल शो इट्स वे। तो जब ये इम्पैक्ट आता है, हमें इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। एंड द फेमस सेइंग, यू बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, इट्स वेरी क्रूअल टू से, बट इट इज एक्चुअली द राइट सेइंग। ओके, आपने ब्राज़ील की बात की तो मुझे वो एक बुक याद आ गई जो मेरी एक ऑल टाइम फेवरेट बुक है कि व्हेन इट्स रेनिंग इन ब्राज़ील बाय स्टारबक्स। राइट। तो कोई बुक इस समय आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो आपने पढ़ी हो? तो बहुत पढ़ रहे एक्चुअली। मॉर्गन हाउसल की नई बुक भी आई है, सम थिंग्स नेवर चेंज। Okay. काफ़ी बुक हैं एक्चुअली। हमारे विशाल की एक, गौतम बैद की एक नई बुक आई है। हाँ। ये लाइब्रेरी भरी हुई रहती है, आप कभी पूछेंगे कुछ ना कुछ लाइब्रेरी में खुला रहता है। नहीं, वो तो मुझे याद है कि हमने स्पेशल सेक्शन लाइब्रेरी से भी हाँ किया जी, था। हाँ जी, लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स में जब आप गए थे। एक आखिरी सवाल फिर, जो CNBC आवाज़ पर व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, इस दिवाली पर आपका क्या मैसेज है उनके लिए, और कोई एक डार्क हॉर्स थीम है जो जिस पर वो बेट कर सकते हैं? सी, वेरी इजी। जब मेन रोड में पैसा बन सकता है बैंकिंग में, तो आप पतली गली में मत जाइए, तो मेन स्ट्रीम में रहिए, लार्ज कैप्स में रहिए। एंड द फंड मैनेजर्स आर डूइंग अ गुड जॉब। 1% फीस में बेचारे आपको कमा के दे रहे हैं, तो स्टे देयर इन द मेन स्ट्रीम। एंड आपने दूसरा, सॉरी, क्या पूछा था मुझे? मैंने ये पूछा था कि उनके लिए मैसेज क्या है? मैसेज आई थिंक इज, लक्ष्मी पूजन तो है, बट अपने धर्म में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और दुर्गा जी, तीनों चीज़ कायम रहनी चाहिए। सरस्वती जी एज इन, जब तक आप अपना नॉलेज और ज्ञान बढ़ाते नहीं रहेंगे, लक्ष्मी जी साथ छोड़ के जाएंगी, तो उस पर लगे रहिए। डोंट लेट द बुल मार्केट कन्विंस यू दैट आई एम वेरी स्मार्ट, स्टे हम्बल। एंड दुर्गा जी में जो मैं कहता हूँ, इमोशन, इस गॉडेस ऑफ इमोशन, अपने परिवार में और अपने हेल्थ पे ध्यान देके खुशहाली की ओर बढ़ते रहिए। बिल्कुल। और एक इसमें छोटी सी चीज़ जोड़ देते हैं जो आपको भी शायद आप भी फेवर में रहते हैं, थोड़ी सी फिलैंथ्रोपी भी करिए। जो आप स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं उसमें थोड़ा गिव बैक भी करिए। मनीष, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ जुड़े, और आपको फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। चलिए फिर इस खास शो में इतना ही, और अब वापस चलते हैं स्टूडियो पर। लवली।